हाँ देव दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल मनीष ट्रैवल फैक्ट में। एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ दोस्तों। आज मैं आया हूँ प्रयागराज कुंभ महाकुंभ, जिसका प्रयागराज की धरती पे बहुत ही जोरों शोरों से लोग आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा प्रयागराज की धरती पे चल रहे इस महाकुंभ में, जो 144 साल बाद लग रहा है। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना। आपको मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे आपको स्नान करना है, क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको उपलब्ध हैं, और कैसे आप त्रिवेणी संगम पे इजीली पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो को मिस मत करना, मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा और दर्शन करवाऊंगा त्रिवेणी संगम के और यहाँ के घाटों के कंप्लीट इस वीडियो में। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना। हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों कुंभ तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है अर्ध कुंभ जो 6 साल में लगता है। फिर होता है कुंभ जो कि 12 साल में लगता है। और एक होता है महाकुंभ जो कि 12 × 12 144 साल में लगता है। और ये जो प्रयागराज की धरती पे चल रहा है ये महाकुंभ है जो 144 साल बाद लग रहा है, इसीलिए ये बहुत विशेष है। दोस्तों कुंभ के पीछे भी एक कथा है जिसके कारण ये कुंभ लगता है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों में क्या नाम है उसको लेने के लिए लड़ाई हुई थी अमृत को। तो उस अमृत को लेने के लिए जब वो आपस में लड़ रहे थे तो उनकी कुछ बूंदे अमृत की इन 4 जगहों पे गिरी थी, जिसमें हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज है। और जब ये यहाँ पर अमृत गिरा तो ये जगह पवित्र हो गई और जभी से यहाँ पर कुंभ लगने लगा। तभी से प्रथा चली आ रही है कुंभ लगने की, जिसको कि आज आप एक महाकुंभ रूप में महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर देख रहे हैं। तो दोस्तों इस बार का महाकुंभ जो कि है पहली बार प्रयागराज की धरती पे चल रहा है, तो आप यहाँ पर आएं और अवश्य संगम में दर्शन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। दोस्तों महाकुंभ में आप दर्शन के लिए आ रहे हो तो यहाँ पर यातायात के सारे साधन हैं आने के लिए। आप अपने जिस स्थान से भी आ रहे हो तो वहां से आप रेल माध्यम से भी आप प्रयागराज की धरती पे आ सकते हो। आप अपने एरिया से बाय बस भी आप अपनी प्रयागराज की धरती पे आ सकते हो। और आप बाय एयर भी प्रयागराज की धरती पे आ सकते हो, या आप अपना कोई पर्सनल व्हीकल या पर्सनल क्या नाम है आप कोई अदर कन्वेंस लेके भी प्रयागराज की धरती पे आ सकते हो। तो यातायात के सारे साधन उपलब्ध हैं आपको प्रयागराज की धरती पे आने के लिए। इसके अंदर जो यहाँ पे अगर आप बाय बस से आते हो तो इसका जो अ, बस स्टैंड पड़ता है आने का वो पड़ता है सिविल लाइन बस स्टैंड, यहाँ पर मेन है जहाँ पे आप आएंगे। या नैनी एक बस स्टैंड भी है। दूसरा अगर बाय आप एयर आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बमरोली एयरपोर्ट है जो कि 18 किलोमीटर है प्रयागराज की धरती से। अगर बाय एयर आप आ रहे हैं और अपना कन्वेंस लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर आप पार्किंग के अंदर अपना कन्वेंस लगा के भी प्रयागराज की धरती पर आ सकते हैं। और अगर आप बाय रेल अगर प्रयागराज की धरती पे आ रहे हैं तो आपके एरिया से अगर आपको रेल मिल जाती है ठीक है, अदरवाइज आप अदर प्लेसेस से भी रेल ले सकते हैं जो आप प्रयागराज की धरती पर आएंगे। यहाँ के कुछ रेलवे स्टेशन हैं जो कि प्रमुख हैं। सबसे पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन जो कि संगम दूरी से 7.5 किलोमीटर की दूरी पे है और मेला क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि सेकंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है प्रयागराज की धरती पे। दूसरा संगम स्टेशन है जो कि 2.5 किलोमीटर है। फिर आता है सूबेदारगंज जो कि 14 किलोमीटर पड़ता है संगम स्थल से। फिर आता है छवकी जो कि 13 किलोमीटर है। और फिर आता है नैनी स्टेशन जो कि 11 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये कुछ रेलवे स्टेशन हैं जिनकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप देखो आपको इस प्लेस से कैसे आप रेल आओगे तो कौन से स्टेशन पर आपको ड्रॉप करेगी, तो यहाँ पर आपको पहुंचना है। दोस्तों प्रयागराज में जब आप महाकुंभ में आएंगे तो आप एक विशेष चीजों का ध्यान रखें। आप अगर शाही स्नान के लिए आ रहे हैं तो आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा,
क्योंकि मैं ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ 29 तारीख को बना रहा हूँ। अभी इसके बाद 3 शाही स्नान है, जिसमें 3 तारीख का स्नान आएगा, एक 12 तारीख का स्नान आएगा और एक 26 तारीख का स्नान आएगा। तो उस दिन और से एक दिन पहले बहुत भीड़ रहेगी। वैसे भीड़ तो यहाँ पर चल ही रही है। तो हो सकता है, क्योंकि जो ये कुंभ का एरिया है, ये 15 से 20 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो ये डिपेंड करता है आप किस एरिया से आ रहे हैं। तो वहां पर सब जगह आपको गंगा मैया के दर्शन हो जाएंगे, जहां आप क्या नाम है स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। बट सब लोग चाहते हैं कि मैं प्रमुख संगम के अंदर ही जाकर, जो कि प्रमुख संगम का स्थल है त्रिवेणी संगम में, वहीं जाकर डुबकी लगाऊं। तो ये दूरी डिपेंड करती है आप कहाँ पर उतर रहे हो। तो उसके लिए आपको वहां से उस दूरी को कवर करना पड़ेगा, संगम स्थल। तो संगम की दूरी के लिए जब आप आओगे तो वो आप देखो कहाँ पर उतर रहे हो। अदरवाइज वो डिपेंड करता है प्रशासन के ऊपर। अगर भीड़ ज्यादा है तो वो हो सकता है वहीं पर आपको क्या नाम है ड्रॉप कर दे, आगे कोई यातायात की सुविधा ना मिले। क्या पता उस दिन मिल भी जाए, कुछ निश्चित नहीं है। तो आपको पैदल ही कवर करना पड़ेगा, जो कि मैंने रेलवे स्टेशन के द्वारा आपको सारी दूरी बताई है, बस स्टैंड से भी आपको बताई है। अगर ई रिक्शा चल रही है या अदर कोई कन्वेंस चल रहा है तो आप आ सकते हो उस दिन, क्योंकि अपडेट हो रहे हैं भीड़ के कारण। अदरवाइज आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। और दोस्तों मैं एक चीज और बताऊं, आप कभी भी जब आप पैदल चलोगे तो लोगों से पूछ लेना, 2-3 लोगों से कनेक्ट कर लेना कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, कितनी दूर है, क्योंकि कईयों को पता भी नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो जो इन्फॉर्मेशन अगर कनेक्ट होती है सही कि ये इतना है, तो आप जाइए। और बोर्ड भी लगे हुए हैं। तो संगम स्थल पर आप आके प्रमुख जो है त्रिवेणी संगम आप स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कौन कौन से प्रमुख घाट है उनके बारे में मैं बता देता हूँ। जो कि मेन है संगम स्थल है। दूसरा क्या नाम है, राम घाट पे भी आप क्या नाम है स्नान कर सकते हो। अरल घाट पे भी आप स्नान कर सकते हो। दशाश्वमेध घाट पे भी आप स्नान कर सकते हो। 7-8 घाट और है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हो। दोस्तों जब आप संगम स्थल पे आओगे तो संगम स्थल पे आते वक्त आपको क्या नाम है, जो पहला द्वार पड़ेगा वो कश्यप द्वार पड़ेगा, दूसरा नंदी द्वार पड़ेगा, तीसरा संगम द्वार पड़ेगा। संगम द्वार पहुंच के आप त्रिवेणी संगम पर यहाँ पर आके डुबकी लगा सकते हो आस्था की इस पवित्र महाकुंभ में। दोस्तों जब इस महाकुंभ में आप संगम स्थल पर आएंगे और डुबकी लगाएंगे इस महाकुंभ में, कई लोग चाहते हैं कि मैं नाव के द्वारा भी क्या नाम है नौका विहार करूं और त्रिवेणी संगम के बीच में जाकर भी आप करूं, तो वो भी आप कर सकते हो। पर दोस्तों नाव का भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो आप शेयरिंग बेसिस पे भी जा सकते हो और अपना पर्सनल हायर करके भी जा सकते हो, क्योंकि नाव की बार्गेनिंग बहुत ज्यादा है। तो आप वो भी कर सकते हो। शेयरिंग बेसिस में 100 से 200 रुपीज चार्ज करते हैं, जो कि आपको नाव में लेके जाते हैं 15-20 लोग, और बीच में आपको दर्शन करा के स्नान करा के 1.5 से 2 घंटे में छोड़ देते हैं। पर्सनल भी आप कर सकते हो। पर दोस्तों ऐसा भी होता है, मैं आपको बता दूं कि जब आप संगम स्थल पे आओगे तो वहां पर एक अकबर फोर्ट है, अकबर किला, वहां से नाव बन के चलती हैं। बट प्रशासन का अभी सुनने में आ रहा है वहां से नाव नहीं चल रही है। तो आपको उधर दूसरी पार जाके भी नाव लेनी पड़ सकती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आप मनकामेश्वर महादेव जहाँ पे दर्शन है, आप क्या नाम है जो पुल बने हुए हैं, पीपा पुल, उनके द्वारा पैदल जाके आप उधर से नाव ले सकते हैं। तो आप नाव के द्वारा भी संगम स्थल में डुबकी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है भीड़ के ऊपर। तो नाव में भी आप जाकर संगम के बीच में जाके, जहाँ त्रिवेणी संगम बनता है, क्योंकि मैं पहले भी आया हुआ हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पर जो डुबकी लगाई है वो त्रिवेणी संगम यहीं लगाई थी और घाट के। लेकिन जो मैं पहले आया था मैं नाव के द्वारा गया था। तो आप नाव के द्वारा भी वहां पे जाके स्नान कर सकते हैं। बट नाव का कोई फिक्स नहीं है प्राइजेस, आप वो तय कर लेना, डिस्कस कर लेना, बार्गेनिंग कर लेना, तो आप कर सकते हैं। दोस्तों आप प्रयागराज की धरती पे इस महाकुंभ में आ रहे हैं, तो संगम की डुबकी लगाने के साथ साथ आप और भी पवित्र मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, जो कि संगम स्थल के पास ही हैं कुछ मंदिर, जिसमें लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बहुत पवित्र है, यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। श्री आदि शंकर विमान मंडपम के भी आप दर्शन कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लिंक देख सकते हैं। और अकबर किला
क्या नाम है, वो भी संगम स्थल पे ही है। एक अक्षयवट, उसके भी आप दर्शन कर सकते हो। और आप थोड़ी दूरी पर जाके श्री शंकरी आलोपी देवी शक्तिपीठ के भी दर्शन कर सकते हो। आप नाग वासुकी के भी मंदिर के दर्शन कर सकते हो, जो कि संगम स्थल से 3 किलोमीटर पे है। उसके बाद मन कामेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हो, जो कि संगम स्थल से थोड़ी सी दूरी पे ही है। उसके बाद आप आनंद भवन जा सकते हो, जो कि एक धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है, गांधी परिवार से जुड़ा, वहां भी आप जा सकते हो। उसके बाद आप चंद्रशेखर आजाद पार्क के भी क्या नाम है, जा सकते हो, जो कि संगम स्थल से दूरी पे है। उसके बाद आप क्या नाम है, भारद्वाज मुनि आश्रम पार्क भी जा सकते हो, जो कि संगम स्थल से दूरी पे है। तो ये सब सारे पॉइंट हैं जो कि आप कवर कर सकते हो एक दिन में, लेकिन भीड़ के कारण मुझे लगता नहीं है ये एक दिन में हो पाएंगे। तो आप 2 दिन में जा सकते हो। इसके लिए भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, प्रयागराज में घूमने के क्या 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 नाम है पॉइंट्स है, प्लेस है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप वो देख सकते हो। वहाँ कैसे जाना है वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें भी आप कवर कर सकते हो इस अगर महाकुंभ में आ रहे हो तो। दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूँ, कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि हमें कितना पैदल चलना पड़ेगा। दोस्तों देखो, इसका एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं अभी 27 तारीख को ही 27 जनवरी को होके आया हूँ। उसके बाद अभी शाही स्नान क्या नाम है 29 तारीख का, जो कि आज मौनी अमावस्या का है, वो चल रहा है। उसके बाद 3 तारीख है। दोस्तों ये प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है, बट फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, मिनिमम आप ये मान के चलो, जिस दूरी से आप आ रहे हो, अगर वहां पर कितना किलोमीटर संगम का एरिया रह जाता है, तो अगर वहां पर यातायात के साधन उपलब्ध हैं, जैसे ई रिक्शा है, जैसे कि क्या नाम है आपका पर्सनल व्हीकल अंदर जाने दे रहे हैं, तो आप आ सकते हो। अदरवाइज आपको हो सकता है पैदल ही आना पड़े। तो बट मेरा एक्सपीरियंस ये है, अगर आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे हो और उससे थोड़ी सी दूरी तक अगर आपको जो मेला क्षेत्र में आप एंट्री करोगे, तो मिनिमम आपको 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर तो दोस्तों मिनिमम मैं मानता हूँ आपको चलना ही पड़ेगा। अगर कोई आपको बता रहा है कि इतना नहीं चलना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि नहीं, इतना तो आपको चलना पड़ेगा। बट फिर भी मैंने कुछ चीज नोटिस करी, अंदर जब आप मेला क्षेत्र में एंट्री करते हो तो रेडी रिक्शा चल रही हैं, जिसमें बुजुर्ग लोग जो चल नहीं सकते, उन रेडी रिक्शा के द्वारा आप बैठ के आप यात्रा कर सकते हैं, संगम स्थल तक पहुंच सकते हैं और अपनी दूरी को कवर कर सकते हैं। और अगर आप किसी बस से आ रहे हैं या प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं, तो कुछ ना प्राइवेट बाइकें भी चल रही हैं, जो कि आपको ड्रॉप कर देंगी। आप अगर संगम स्थल पे आना चाह रहे हो, तो उनके चार्जेस वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि भीड़ का सारा मैं आपको बता दूं डिपेंड करता है कि वो क्या लेते हैं, कितना है। तो ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, बट मेरा एक्सपीरियंस फिर भी ये कहता है आपको 7 से 8 किलोमीटर, मैक्सिमम 10 किलोमीटर तो फिर भी चलना ही पड़ेगा, अगर आप इस महाकुंभ में अगर आप आ रहे हो, अगर इस जीवन को सार्थक करने के लिए। और अगर आपको कम चलना पड़ता है, तो फिर वो डिपेंड करता है कि प्रशासन ने अगर थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ा सा ढीला किया कि भाई अब लोगों को एंट्री मिल गई है ई रिक्शा को, तो थोड़ा कम भी चलना पड़ सकता है। तो इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि इतना आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों इस महाकुंभ में अगर आप एक दिन का स्टे बना रहे हो, तो सुबह आके आप शाम तक वापस जा सकते हो। बट अगर आप रुकने का अगर प्लान बना रहे हो, तो आप रुकने के लिए कुछ धर्मशालाएं भी यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें हनुमान मंदिर धर्मशाला है, जैन धर्मशाला है, अग्रवाल धर्मशाला है, दयानंद धर्मशाला है, महावीर धर्मशाला है, काशी धर्मशाला है, चमेली बाई धर्मशाला है। तो इन धर्मशालाओं को भी आप विजिट कर सकते हो। कुछ धर्मशालाएं क्या नाम है संगम स्थल के पास है, कुछ 1-2 किलोमीटर पे है, कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर इस महाकुंभ में आ रहे हो, तो आप धर्मशाला में जाके ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता नहीं है कि क्योंकि महाकुंभ में धर्मशालाएं भी खाली होंगी, तो इन कुछ धर्मशालाओं के मैंने आपको नाम बताए हैं, जहां पर आप जाके आप ट्राई कर सकते हो और अपने लिए रुकने की व्यवस्था कर सकते हो। दोस्तों अगर आप रुकने के लिए होटल्स ढूंढ रहे हो, तो होटल्स के लिए मैं आपको बता दूं, होटल्स आपको संगम स्थल के पास नहीं मिलेंगे। आपको प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम होटल्स प्रयागराज रेलवे स्टेशन के आसपास हैं, जो कि काफी होटल्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, प्राइजेस कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि महाकुंभ के हिसाब से प्राइजेस
डबल ट्रिपल पता नहीं कितने गुने बढ़ चुके हैं। वैसे जनरली मैंने पहले जब विजिट करी थी 1000 से 1500 आपको आराम से एक बहुत अच्छा रूम मिल जाता है। बट अब प्राइजेस कोई फिक्स नहीं है, 5000 भी आपसे चार्ज किया जा सकता है, 10,000 भी, क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर होटल्स ट्राई कर रहे हैं तो आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन के यहाँ पे होटल्स ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रयागराज में क्या नाम है संतों के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अखाड़ों के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, महात्माओं की छावनी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको, अगर आप शाही स्नान वाले दिन करते हैं तो ये आपको संगम स्थल पे अखाड़ों के, महात्माओं के, संतों के दर्शन करने को मिल जाएंगे। बट अगर आप उससे 1-2 दिन पहले या बाद में आ रहे हो तो आप जो दूसरी साइड जा सकते हो, जो एक जगह है वहां पर आप जाके महात्माओं के अखाड़ों के दर्शन कर सकते हो। तो कि जहाँ पर उनके छावनियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ जाके आप उनके दर्शन कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के साथ-साथ महात्माओं, नागा संतों, साधु संतों के इन अखाड़ों के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो आप यहाँ जाके इनके दर्शन कर सकते हैं संतों का, और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताऊँगा, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और अगर यहाँ पे कोई पर्सन अपने परिवार के साथ आ रहा है और वो कोई बिछड़ जाता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भूले भटके शिविर लगाए हुए हैं काफी सारे। वहां पर आप जाके संपर्क कर सकते हैं और वो आपकी पूरी काउंसलिंग करेंगे। आप कहाँ से आए हैं, किसके साथ आए हैं, कैसे आए हैं। और आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, जब तक कोई आपको नहीं मिल जाता तो भूले शिविर में ही आप रहें, भूले शिविर भटके शिविर में ही आप रहें। वहाँ आप जाके पहुँचे, संपर्क करें, वहाँ अनाउंसमेंट चलती रहती है, तो जिससे आप अपने प्रियजनों के साथ शीघ्र मिल सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। महाकुंभ है, महाकुंभ में ऐसा चलता रहता है। और कुंभ में तो एक कथा है कि यहाँ पर लोग बिछड़ जाते हैं, बट घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो आप भूले भटके शिविर में जाके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और कहूंगा, अगर आप महाकुंभ में दर्शन करने के लिए जब आएंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप ज्यादातर हो सके तो एक ही दिन का स्टे करें। मैं मतलब सुबह आए और शाम तक रिटर्न कर जाएं। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ना यहाँ पे भीड़ बहुत मिलेगी और सारा आपको घूमना है, कवर करना है, तो आप बाद में भी आ सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज, क्योंकि उससे आपकी जेब पे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो खर्चा है वो यहाँ पर आपको अपने शहर से आने जाने का जरूर लगेगा, बट ये होटल्स का ही खर्चा सबसे ज्यादा है। अदरवाइज आपको मैं बता दूं खर्चे की बात, तो खर्चा आपको एक दिन में एक पर्सन का, जिसमें आपको यहाँ पे खाना और घूमना थोड़ा बहुत हो जाएगा, वो 1000 रुपीज से 1500 इजिली हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा खर्चा होटल्स का ही है, जो कि मैंने आपके आने और जाने का खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आप स्नान करके सेम डे आप रात को रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पे कल्पवास भी कर रहे हैं। कल्पवास होता है कि जब तक ये महाकुंभ चलेगा, जो कि 26 फरवरी तक है, तो कई लोग कल्पवास करते हैं, सादा जीवन व्यतीत करते हैं, और इनके लिए कॉलोनी बनाई गई है अलग से। तो लोग अपना सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं, हवन करते हैं और चुपचाप रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो लोग पूरे कुंभ के लिए, कुछ लोग कल्पवास भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई लोग कल्पवास के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। आप किसी क्या नाम है अखाड़े से या किसी आप उससे जुड़ सकते हैं, तो आप कल्पवास के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं और आप देख सकते हैं महाकुंभ में। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, प्रयागराज के इस संगम स्थल पे या थोड़ी सी दूरी पे टेंट सिटी भी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बहुत इस 15-20 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। अगर आपकी बजट अलाउ करती है तो आप यहाँ टेंट सिटी में भी स्टे कर सकते हैं, जहाँ को आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। बट मैं आपको प्राइजेस बता दूं, एक दिन का जो प्राइजेस है वो 5 से 10 हजार रुपए टेंट सिटीज के अंदर आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप वो भी सुविधा यहाँ पर ले सकते हैं इस टेंट सिटी के अंदर। दोस्तों,
इस महाकुंभ में बहुत ही भीड़ इकट्ठी हुई है यहाँ प्रयागराज की धरती पे। और शाम का समय है, अप्रोक्स 5:30-6 बज रहे हैं। और चारों तरफ की लाइटिंग बहुत ही सुंदर है। और लोग वैसे काफी कह रहे हैं भीड़ है, भीड़ तो सच में है प्रयागराज की धरती पे। बट ये है कि आपको एक आनंद भी बहुत ही आएगा जब आप इस धरती पे प्रयागराज में स्नान करने के लिए आएंगे। तो मैं आपको कहूंगा कि प्रयागराज की धरती पे जरूर आए, स्नान करें त्रिवेणी संगम में और अपने जीवन को सार्थक करें, क्योंकि ये कुंभ नहीं है, महाकुंभ है जिसका संयोग 144 साल बाद बना है। दोस्तों, अंत में मैं आपको एक चीज और कहूंगा, इस महाकुंभ में आप आए बट थोड़ा सा ध्यान रखें, कम बच्चों को ना लेके आए, बच्चों को लाएं थोड़ा ध्यान रखें, बुजुर्गों को लाएं तो उनका थोड़ा ध्यान रखें, कोई उनको आईडी जरूर दें अपनी जिससे संपर्क हो सके। और पैनिक बिल्कुल ना आए, भीड़ आपको यहाँ पे मिलेगी लेकिन महाकुंभ है, आपको आनंद अवश्य प्राप्त होगा। और कुछ विशेष चीजें आप जरूर ध्यान रखें, कम से कम सामान लाएं और थोड़ा पैदल आप चल सकें उसमें समर्थ हैं वो जरूर आए, क्योंकि पैदल तो देखो दोस्तों चलना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं ये आपको डरा नहीं रहा, थोड़ा बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। आपको आनंद अवश्य प्राप्त होगा क्योंकि ये 144 साल में लग रहा है महाकुंभ, इसका पूरे विश्व में डंका बज रहा है, हमारे भारत का नाम हो रहा है, बड़े बड़े दूर कंट्रियों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये प्रयागराज की धरती पे, तो अवश्य ये चीजें तो चलेंगी। तो बट दोस्तों मैंने होप सारी ही इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, बट फिर भी और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा और भी वीडियो बना दूं इसके ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं और भी विजिट्स करूंगा, क्योंकि मैं अभी 2 बार विजिट कर चुका हूँ, क्या नाम है, प्रयागराज में। अभी इस महाकुंभ में मैं दोबारा फिर मेरा विजिट होने वाली है, मैं दोबारा जाऊंगा और मैं इसी तरह प्रयागराज से रिलेटेड आपको वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि मेरे पास और भी थोड़ा सा जो मुझे लगता है वीडियो बनानी चाहिए होगी तो मैं और कोशिश करूंगा। बट ऑलमोस्ट मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है और मैंने किया भी है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के पास भी पहुंचे और वो भी अपने जीवन को सार्थक करे इस महाकुंभ में आके, संगम के क्षेत्र में डुबकी लगा के। और आपको मैं बता दूं, इस महाकुंभ में आपको आनंद अवश्य प्राप्त होगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो आपके साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।